हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेकर आया हूँ वीर सावरकर पार्क। यहाँ पे वीर सावरकर की एक मूर्ति लगी हुई है और उनके साथ दूसरे जो वीर सपूत थे हमारे देश में, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, उनकी भी मूर्तियाँ लगी हुई है। और ये जो पार्क है ये स्थित है सेलुलर जेल के जस्ट सामने में। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आपको सेलुलर जेल लेकर जाऊंगा। तो आज मैं आऊँ सेलुलर जेल को दिखाने के लिए। तो अगर मैं कंप्लीट सेलुलर जेल का एक वीडियो बनाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो सबसे पहले पार्ट में मैं आपको जेल के एंट्रेंस से जाते हुए वहाँ जो म्यूज़ियम है वो म्यूज़ियम दिखाऊंगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको जेल, उसकी कोठरियाँ, ये सब दिखाऊंगा। तो ये है सेलुलर जेल का मेन एंट्रेंस गेट, जो सामने का हिस्सा है। तो चलते हैं सेलुलर जेल के अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित औपनिवेशिक युग की जेल है। जेल का निर्माण 1886 में शुरू हुआ और 1906 में पूरा हुआ। जेल को राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था और अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्र सेनानियों और भारत से अन्य राजनीतिक असंतुष्टों को निर्वासित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जेल को एक पैनोप्टिकन के रूप में या तो एक सेलुलर टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है रूप में डिज़ाइन किया गया था, जिसमें एक केंद्रीय वॉच टावर था जहां से सभी कोठरियों को देखा जा सकता था। कोठरियाँ छोटी, खिड़की रहित थी और कैदियों के बीच संचार को रोकने के लिए डिजाइन की गई थी। जेल कैदियों के कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात थी, जिन्हें अक्सर घूर, पिटाई और जबरन श्रम के अधीन किया जाता था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल औपनिवेशिक उत्पीड़ा का प्रतीक बन गया और कई उल्लेखनीय विरोध प्रदर्शनों और विद्रोहों का स्थल था। वीर सावरकर सहित कई प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में कैद किया गया था। 1947 में भारत को स्वतंत्र मिलने के बाद जेल का उपयोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कैदियों को रखने के लिए किया गया था। इसे 1969 में सेवा मुक्त कर दिया गया था और 1979 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। आज जेल उन राजनीतिक कैदियों के लिए एक संग्रहालय और स्मारक के रूप में कार्य करती है, जिसे वहां रखा गया था। बंदी उपन्यासकार डॉक्टर जेपी वॉकर कलकत्ता बंदरगाह से 4 मार्च 1858 ईस्वी को 200 विद्रोही बंदियों को लेकर चले। 10 मार्च 1858 ईस्वी को पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के चाथम द्वीप पर पहुंच गए। चाथम द्वीप पर कदम रखते ही बंदियों की हथकड़ी खोलकर बेड़ी पहने हुए ही उन्हें पहले से उनके लिए निर्धारित काम पर लगा दिया गया। 2-3 महीने तक उन्हें इसी तरह बेड़ी पहने हुए काम करना पड़ा था। बाद में यह व्यवस्था समाप्त कर दी। डॉक्टर वॉकर ने चाथम की बजाय रॉस द्वीप को अपना मुख्यालय बनाया, जिसे कैप्टन मान ने भी पसंद किया था। रॉस द्वीप पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर स्थित था, जहां से खुला समुद्र दूर तक दिखाई देता था। आकार में यहाँ चाथम द्वीप से बड़ा था, जहां पर अधिक लोगों के रहने की गुंजाइश थी। रॉस द्वीप में पीने योग्य अच्छा तथा स्वादिष्ट जल काफी मात्रा में उपलब्ध था, जिसकी चाथम द्वीप में कमी थी। रॉस द्वीप में ब्रशवुड के घने जंगल खड़े थे, इसलिए चाथम के साथ रॉस द्वीप की सफाई का भी काम शुरू हो गया। जल्द ही रॉस द्वीप में सुपरिटेंडेंट के रहने योग्य बंगला, यूरोपियन गार्डों के लिए बैरक, कमिश्नरिएट की बिल्डिंग, अदालत, डाकघर, गिरजाघर और अस्पताल आदि बना दिए गए। पोर्ट ब्लेयर पहुंचते ही बंदियों का वर्गीकरण
करके उन्हें 25-25 ग्रुपों में बांट दिया गया था। पहले सबको तीसरे दर्जे में रखा गया। काम करते समय उनके काम पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। यदि उनका काम संतोषजनक और आचरण अच्छा हो तो उनके पिछले रिकॉर्ड को देखकर दूसरे और पहले दर्जे में उनकी पदोन्नति कर दी जाती थी। बंदियों के गले में लोहे की पट्टी के साथ लकड़ी की एक तख्ती लटका दी जाती थी जिस पर उनका संक्षिप्त इतिहास लिखा होता था, जैसे उनका कैदी नंबर, इंडियन पिनल कोड की दफ़ा जिसके अंतर्गत उन्हें सजा मिली थी, सजा पाने की तिथि तथा रिहा होने की अपेक्षित तिथि आदि। उस समय बंदियों के रहने के लिए जेल की कोई पक्की इमारत नहीं थी। दिन भर काम करने के बाद रात गुजारने के लिए लकड़ियों के बैरक और टेंट थे। उनकी सुरक्षा के लिए उस समय कोई फौजी या पुलिस नहीं थी, बल्कि यहाँ काम भी उन्हीं में से बनाए गए अफसरों को सौंप दिया गया था। यह द्वीप स्वयं ही कैदियों के लिए किसी जेल के समान नहीं थी। यहाँ से भाग निकलने की जरा भी संभावना नहीं थी। यहाँ से भागे हुए कैदी कभी भी मुख्य भूमि तक नहीं पहुँच सकते थे। जंगलों में भटकते हुए भूख प्यास से खुद ही मर गए या जंगलियों द्वारा मार डाले गए। बंदियों के काम जंगल काटना, घर बनाना, पेड़ों को काट कर निर्यात के लिए लकड़ी निकालना तथा जंगलों को काटना और साफ करना आसान काम नहीं था। पेड़ इतने ऊंचे जैसे आसमान से बातें कर रहे हो। पेड़ों को काट कर जमीन पर गिराने में बहुत ताकत की जरूरत होती थी। कट जाने पर भी वे जमीन पर गिरते नहीं थे, बल्कि जंगली बेल बूटे उसे मजबूती से पकड़े रहते थे। कचरे को यदि काट कर जलाया जाए तो उसे जलने में अब तो लग जाते थे। मार्च और अप्रैल जैसे गर्मी के महीनों में भी रात में इतनी ओस पड़ती कि सारी चीज़ें गीली हो जाती और आग बुझ जाती। जंगल काटने और दलदलों को भरने के साथ उनसे घर बनाना, सड़क बनाना, मिट्टी आदि काटने का काम भी करवाया जाता था। विषम जलवायु में बंदियों की इतनी कठिन काम लगातार 9-9 घंटे करना पड़ता था। आंधी आए, तूफान उठे, घनघोर वर्षा हो, चाहे कड़ी धूप हो, उन्हें काम में कोई छूट नहीं होती थी। यदि वर्षा से वे भीग जाए तो उसी भीगे कपड़े में उन्हें रहना पड़ता था। किसी के पास तो कपड़े के नाम पर केवल एक कम्बल था जिससे मुश्किल से वे अपने शरीर को ढाक रहे थे। उनको गुजारा के लिए एक दिन में 1 आना 9 पाई खर्च के तौर पर मिलता था। इसी पैसे में उन्हें खाना, कपड़ा और अपनी दूसरी आवश्यकताएं पूरी करनी होती थी। इसलिए वे अपने कपड़ों पर पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे। स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली इस कठिन परिस्थितियों के कारण कैदियों के स्वास्थ्य का लगातार ह्रास हुआ। जिंदगी के दिन घटे और मृत्यु दर बढ़ी। तरह तरह की जानलेवा बीमारियां, रूखा सूखा खाना और काम पूरा ना कर पाने की दशा में मार और कठोर दंड। इन सब से बढ़कर उनके लिए जो सबसे अधिक कष्टदायक था वह अपने प्रियजनों से कभी ना मिल पाने का गम, जिसने उन्हें भीतर बाहर दोनों तरह से तोड़ दिया था। दिन प्रतिदिन बढ़ती उनकी मृत्यु दर का कारण कठोर श्रम और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली परिस्थिति है। इसे सरकार ने भी स्वीकार किया था। शुरू में बंदियों को दी जाने वाली सजाओं में कोई निश्चित नियम नहीं थे। 6 बेत की सजा तो कैदी अफसर भी बिना किसी बड़े अफसर की अनुमति के उन्हें दे सकते थे, और बेतों की सजा भी ऐसी कि हर बेत के साथ खाल उखड़ जाए। 1864 ईस्वी में पहली बार कैदियों को दी जाने वाली सजाओं की एक निश्चित योजना की पहली रूपरेखा कर्नल फोर्ड ने तैयार की, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्वीकृति प्राप्त इन सजाओं में अकेली कोठरी में बंद रहना, कोहलू पीसना, टिक से बांधकर बेत लगाना शामिल था। इन सब सजाओं से बढ़कर चेन गैंग की सजा थी। चेन गैंग की सजा में बहुत से कैदियों को सामूहिक रूप से एक ही लोहे की मोटी चेन में बांधकर काम करवाया जाता था। इन्हीं स्थिति में खाना और सोना पड़ता था। इस दुर्दशा में रहने वाले और इतने कठोर शारीरिक काम करने वाले लोग पेशेवर अपराधी, खतरनाक मुजरिम और खूंखार आतंकवादी नहीं थे, बल्कि देश की आज़ादी के लिए लड़ी हुई लड़ाई के हारे हुए सिपाही।